प्रूफ हो चुका है कि ईवीएम के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता हासिल करती है। महाराष्ट्र में तो क्लियर कट जो शाम के 6 बजे के बाद में 76 लाख वोटिंग ईवीएम के माध्यम से इन्होंने बढ़ाए, जिनका कोई तथ्य नहीं है। जितनी निगरानी अपन मोबाइल की करते उतनी निगरानी के बाद भी अगर मोबाइल अपना फेसबुक अकाउंट, व्हाट्सएप या ट्विटर कुछ भी अगर अपना हैंग हो रहा है, तो इसका मतलब जो चीज़ हम 24 घंटे की निगरानी में रख रहे हैं उसको हैंग किया जा सकता है। तो जो हमारे नज़रों से दूर है मशीन, वो कैसी हैंग नहीं हो सकती है। तो इलेक्शन कमीशन अब इलेक्शन कमीशन रहा कहाँ? अब तो वो भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बन चुका है। तो बड़ा आरोप लगा है। बहुत बड़ा आरोप नहीं, बिल्कुल सत्य है। लगातार विरोध होने के बावजूद भी ये देखा जा रहा है कि बात नहीं मानी जा रही। विरोध हो रहा है लेकिन पैमाना कम है। क्या हो रहा है, पैमाना बढ़ाएगा तब विरोध की भाषा सरकार समझ में आएगी। कैसे? छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री रबर स्टैम्प, गुजरात का मुख्यमंत्री रबर स्टैम्प, एमपी का मुख्यमंत्री रबर स्टैम्प, हरियाणा का मुख्यमंत्री रबर स्टैम्प। ओबीसी समाज जो है आस्था और जो अंधभक्ति में डूबा हुआ है, जिनको वो हमेशा उसी अंधभक्ति में पिरोए रखना चाहते हैं। कांग्रेस के लोग बोलते थे बीएसपी को बोलो या किसी पार्टी को कि भाई ये बी पार्टी है, आज दिल्ली में उनको बी पार्टी बोल रहे तो उनकी जान जल रही है। तो हम तो पहले से बोल रहे ना, हम तो कई सालों से बोल रहे कि कांग्रेस और बीजेपी में फर्क नहीं है, दोनों एक ही पार्टी है। देश में जिस तरीके से लगातार चुनाव और चुनाव की जो प्रक्रिया और जिसके साथ साथ ईवीएम को लेकर सवाल निशान खड़े हो रहे हैं, मेरे पीछे आप बैनर में देख पा रहे हैं कि वामन मेश्राम के जरिए एक बड़े आने वाले समय में आंदोलन के लिए जिस तरीके से भूमिका के तौर पर यहाँ पर आयोजन किया गया जो कार्यक्रम का, गोंदिया में हम लोग मौजूद है और अभी थोड़े पहले कार्यक्रम का जो है वो समापन हुआ है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? ईवीएम को लेकर लगातार सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं इंजीनियर राजीव ठकरेले, मैं ओबीसी महासभा का महाराष्ट्र प्रदेश का अध्यक्ष के रूप में काम कर रहा हूं और बहुजन समाज के लिए गोंदिया जिले में अनेकों ओबीसी और बहुजन संगठनों में काम करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और ईवीएम को लेके सवाल खड़े होना ये लाजमी है और ये सिर्फ अब सवाल नहीं है, ये प्रूफ हो चुका है कि ईवीएम के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता हासिल करती है। जिस तरीके से महाराष्ट्र में, हरियाणा में और मध्य प्रदेश और दिल्ली में जिस तरीके से इन्होंने घोटाले किए हैं, महाराष्ट्र में तो क्लियर कट जो शाम के 6 बजे के बाद में 76 लाख वोटिंग ईवीएम के माध्यम से इन्होंने बढ़ाए, जिनका कोई तथ्य नहीं है। ऐसे वोटिंग बढ़ाकर इन्होंने महाराष्ट्र को जीतने का काम किया, क्योंकि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार को तोड़कर जो पार्टी फोड़ने का काम किया था, उस महापाप और जो जिस तरीके से इनकी कार्यप्रणाली थी उससे ये पूरी तरीके से हदबल थे। इसीलिए लोकसभा में महाराष्ट्र की जनता ने इनको दिखा दिया था कि भारतीय जनता पार्टी को चौथे नंबर की पार्टी बना के रखा था। तो ये समझ चुके थे कि इनको विधानसभा में भारी हार का सामना करना पड़ेगा, इसलिए इन्होंने ईवीएम में घोटाला करके ये जैसे इसके पहले ये कहा गया और सवाल भी किया गया इलेक्शन कमीशन से कि आपने भी कहा कि 76 लाख वोटिंग 6 बजे के बाद, तो ये उसके ऊपर डेटा भी मांगा गया कि किस बदौलत आपने इस तरीके की चीजें की है। तो अभी भी उसका कोई जवाब इलेक्शन कमीशन के जरिए नहीं हुआ, क्या कारण? तो इलेक्शन कमीशन अब इलेक्शन कमीशन रहा कहाँ? अब तो वो भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बन चुका है। तो बड़ा आरोप लगा रहे हैं। बहुत बड़ा आरोप नहीं, बिल्कुल सत्य है। यह आरोप नहीं है, ये सत्यता है, क्योंकि अब वो इलेक्शन कमीशन सिर्फ और सिर्फ एजेंट के रूप में काम कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी के इशारों पे काम कर रहा है। जब पत्रकार पूछते हैं इलेक्शन कमीशन के अधिकारी को, तो वो कहते हैं कि पारदर्शिता के आधार पर पूरी तरीके से सही मायने में जो है ईवीएम मशीन काम कर रही है, कोई भी धांधली नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अफवाह उड़ाई जाती है। इलेक्शन कमीशन बार बार यही बोलती है, वो बोलती है कि इस ईवीएम मशीन के पूरे सेटअप को बिना हाथ लगाए दूर से आप हैक करके बताओ, ऐसे कैसे संभव है? ये ईवीएम मशीन बनाने वाली जो कंपनियां हैं, उन कंपनियों के पास में इसके मदरबोर्ड के सारे सीरियल नंबर उनके पास अवेलेबल होते हैं और उस सीरियल नंबर के माध्यम से वो सारी चीजें करते। वो ईवीएम मशीन क्यों नहीं देते? और जबकि कई इंजीनियरों ने, कई साइंटिस्ट लोगों ने साबित करके दिया है कि ईवीएम मशीन में आप वोट जिस बटन पे दबाते हो
वो जहां चाहे उसको डाइवर्ट कर सकते हैं, और ये साबित हो चुका है। और उसके साथ साथ आप देखो, ये हर चीज को आप देखिए, हर चीज को इनने आधार नंबर से जोड़ा है। ये वोटिंग कार्ड को आधार नंबर से क्यों नहीं जोड़ रहे? जब वोटिंग कार्ड को अगर आधार नंबर से जोड़ेंगे तो पता चल जाएगा ना कि कौन व्यक्ति का कौन सा कहाँ कितने वोट है और कैसे वोट है। ये सारी पारदर्शिता सामने आ जाएगी। लेकिन ये इस तरीके से नहीं कर रहे, क्योंकि इनका जो राजनीतिक जो कार्य है वो पूरी तरीके से धांधली वाला है, पूरी तरीके से छल वाला है, चोरी वाला है। इसीलिए ये इस तरीके का काम कर रहे हैं। पूरे दुनिया की अगर हम बात करेंगे, जहां जहां पर भी ईवीएम है वो तमाम देश जो है ईवीएम को बैन कर रहे हैं। भारत में ऐसा क्या हो रहा है कि लगातार विरोध है लेकिन उसके बावजूद भी ईवीएम को बंद करने का मामला देखने को नहीं मिल रहा, या फिर उसके ऊपर चुनाव आयोग की कोई प्रक्रिया देखने को नहीं मिल रही? ईवीएम से सत्ताधारियों को उसका लाभ हो रहा है, इसीलिए वो किसी भी एन कैन तरीके से ईवीएम को जैसे के वैसे रखना चाह रहे और ईवीएम के माध्यम से अपनी सत्ता बनाए रखना चाहते हैं। तो अब क्या देखेंगे, जिस तरीके से लगातार हर प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की बनने वाली सरकारें हैं, भविष्य में क्या उम्मीद लगाई जा सकती है कि ये जो चीजें है ये बदलेगी या फिर इस तरीके का कोई परिवर्तन होगा? देखिए, जब तक नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे राजनीतिज्ञ है जो कि सत्ता के लिए कुछ भी करने को तैयार है, सत्ता के लिए उन्होंने हर चीज दांव पे लगा दी है। धर्म को दांव पे लगा दिया, देश को दांव पे लगा दिया, पूरे देश के युवाओं को दांव पे लगा दिया। तो वो सत्ता के लिए हर चीज को दांव पे लगाने को तैयार है। आज देखिए, छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री रबर स्टैम्प, गुजरात का मुख्यमंत्री रबर स्टैम्प, एमपी का मुख्यमंत्री रबर स्टैम्प, हरियाणा का मुख्यमंत्री रबर स्टैम्प। मतलब पूरे आप प्रदेशों में देखो तो एक रबर स्टैम्प उनको चाहिए। और रबर स्टैम्प का क्या मायने आपके? रबर स्टैम्प का ये है कि सिर्फ वो नाम का मुख्यमंत्री है, डिसीजन सिर्फ अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी लेंगे, दूसरा कोई नहीं। और वो डिसीजन ऐसे लेंगे कि अदानी और अंबानी को कैसे फायदा पहुंचाया जा सकता है, उनके जो बिजनेस पार्टनर है, जो उनके फाइनेंशियल पार्टनर है, उनको कैसे फायदा पहुंचाया जाए। सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस पार्टनरों को फायदा पहुंचाने के लिए, पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए, अपने राजनीतिक वर्चस्व को बढ़ाने के लिए ही सिर्फ वो उनका उपयोग करेंगे। उनको बगावत वाला, अपनी अकल लगाने वाला कोई नहीं चाहिए। बड़ी आबादी देश के अंदर ओबीसी तबके की है। ईवीएम की ये जो लड़ाई है, इसमें ओबीसी समाज की भागीदारी की आवश्यकता कितनी अहमियत मानते हैं? ये बहुत ही अहमियत है और बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन ओबीसी समाज जो है आस्था और जो अंधभक्ति में डूबा हुआ है, जिनको वो हमेशा उसी अंधभक्ति में पिरोए रखना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि ये ऐसे ही अपने अधिकारों के लिए सामने ना आए, सिर्फ और सिर्फ इनके पाखंड को बढ़ावा देते रहे, इनके जो बिछाए हुए जाल में फंसते रहे, और धर्म की लड़ाई में ओबीसी आगे आए और ओबीसी धर्म के नाम पे गुमराह होकर उनको वोट करते रहे, ओबीसी तबका उनके साथ खड़ा रहे। जबकि ओबीसी, जब से भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी दुश्मन ही ओबीसी की है, ये ओबीसी को समझ में नहीं आ रहा है। आज ओबीसी के 950 से अधिक यूपीएससी क्रैक किए हुए स्टूडेंट जो है नौकरी के लिए तरस रहे। पहले 384 बच्चे थे जिनको इन्होंने क्रीमिलियर कंडीशन लाकर उनको नौकरी नहीं दिए, और उसमें से 14 बच्चों ने आत्महत्या कर लिए। आज उनकी संख्या बढ़कर 950 हो गई है। एक तो ओबीसीओ को प्रतिनिधित्व नहीं है जितनी उनकी संख्या बल है। अभी देखिए, बिहार में जनगणना हुई, 63% ओबीसी जनसंख्या है। अभी तेलंगाना में जनगणना हुई, वहां 63% से ज्यादा ओबीसी जनगणना है। लेकिन ओबीसी समाज को आरक्षण क्या है? देखिए, एससी और एसटी की जनगणना के बाद में जो 22.5% के बाद में जो बचा हुआ है वो ओबीसी के लिए, ओबीसी की जनगणना नहीं है, या ओबीसी को उनके जातिगत आधार पे, उसके जनगणना के आधार पे उनको अधिकार नहीं है। जो बचा कुचा है 50% के दायरे में, फिर उसमें जिला वाइज अलग अलग है। फिर उसमें मान लो जैसे पटेल मांगते तो उनको ओबीसी में से दो, धनगर मांगते तो उसको ओबीसी में से दो, मराठा मांगते तो उसको ओबीसी में से दो। मतलब, और आप देखिए ओबीसीओ का इतना बुरा हाल है कि जो
आरक्षण इनको जिला परिषद स्तर तक, जिला परिषद के चुनाव स्तर तक मिलते थे, ग्राम पंचायत से लेके जिला परिषद, आज वो भी खत्म हो गया है। आज आप नागपुर में देखो, जिला परिषद में जो जीते हुए प्रतिनिधि थे उनको फिर से चुनाव लड़ना पड़ा ओपन सीट से। गोंदिया भंडारा में क्या हुआ, वही हुआ। और जब ये भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं रहती तो ये दावे के साथ कहती है कि हमारे हाथ में सत्ता तो देके देखो, ओबीसीओ को आरक्षण कैसे नहीं मिलता ये हम देखते, और जब सत्ता में आती है तो वो भूल जाती है और ओबीसी समाज गुमराह होते रहता है। जी जी, चलिए। तो काफी सारी चीजें हम लगातार जानने की कोशिश कर रहे हैं। अब इधर आ जाइए। अभी ये हम पूरे के पूरे इस आंदोलन की प्रक्रिया को हम देख रहे हैं, जिस तरीके से तमाम तबके की यहाँ पर जो भागीदारी इस कार्यक्रम में मौजूदगी है, आपकी यहाँ पर मौजूदगी की क्या अहमियत है, क्या कारण है? मेरी मेरी अहमियत और मेरा कारण कुछ नहीं है। जिस मकसद से प्रोग्राम रखा गया था, हमारे को आमंत्रित किया गया था, हम उस आमंत्रित के तहत यहाँ आए थे और फिर हमको बोला गया कि अपनी बात रखो, तो अपनी बात भी रखे हमने। क्या कहना चाहेंगे ये ईवीएम को जो हटाने की और लोकतंत्र को बचाने की जो बात की जा रही है, कितनी उम्मीद की जा सकती है कि जन आंदोलन से ये जो बदलाव है ये हो सकता है? नहीं, जन आंदोलन से बदलाव होता है, पहले भी हुआ, आगे भी होगा। मसला कैसा है कि हमारे समाज के जो बहुजन समाज, एसटी, एससी, ओबीसी, इनके अंदर भाईचारा नहीं है। ऐसा है, ये आपस में लड़ रहे हैं। इनको जब भी कोई समझा, नेल्सन मंडेला ने कहा था कि धर्म का नशा अफीम के नशे से बढ़कर होता है, और अफीम का नशा कुछ समय के लिए उतर भी सकता है, लेकिन धर्म का नशा कभी उतरता नहीं है। आज हर समाज की ये समस्या है कि धर्म पहले है, बाद में देश, बाद में हर चीज। लेकिन आज होना ये चाहिए कि पहले देश, फिर समाज, फिर धर्म तीसरे नंबर पे। लेकिन जो तीसरे नंबर वाली चीज पहले नंबर पे आ गई, इसलिए आज ईवीएम का जो मसला है, ईवीएम क्या है, एक मशीन है। जैसा आपने अभी आज जो आप माइक से मेरे से रिकॉर्ड कर रहे हैं मोबाइल के माध्यम से, वो मोबाइल कोई भी आपका हैंग कर सकता है, हो रहा है हैंग, ये प्रूफ हुआ है। तो जब मोबाइल हैंग हो सकता है, जो मोबाइल अपने हाथ में जो अपन चला रहे, जो रात दिन अपने पास रह रहा है 24 घंटे, किसी के हाथ में नहीं दे रहे, वो उसको जितनी निगरानी अपन मोबाइल की करते, उतनी निगरानी के बाद भी अगर मोबाइल अपना फेसबुक अकाउंट, व्हाट्सएप या ट्विटर कुछ भी अगर अपना हैंग हो रहा है, तो इसका मतलब जो चीज़ हम 24 घंटे की निगरानी में रख रहे हैं उसको हैंग किया जा सकता है। तो जो हमारे नज़रों से दूर है मशीन, वो कैसी हैंग नहीं हो सकती है? वो भी हैंग हो रही है, लेकिन उसका प्रूफ मिला है कई लोगों को। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हम लोग उसको बड़े रूप में, बड़े आंदोलन के रूप में जब तक नहीं आएंगे। देखो, वोट आज अगर आप वोट कर रहे हैं, मैं वोट कर रहा हूँ, तो ये हमारा वोट, हमारा मत बाबा साहब अम्बेडकर ने जो दिया है कि अपना राजा चुनने का अधिकार दिया है। अब हम राजा चुन रहे हैं, हम जिसको वोट दे रहे, जिस पार्टी, जिस पक्ष, जिस व्यक्ति को हम वोट दे रहे हैं, हमको मालूम है हमको चुनना है और वो जीत के नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं संदेश होता है कि बड़े पैमाने पे जो पक्ष, जिस चीज को वोट दिया जा रहा है, वो अगर नहीं आ रहा है, और जिसको आज महंगाई चरम पे है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, महिला अत्याचार, ओबीसी, दलित, आदिवासी, मुसलमान, हर समाज पे अत्याचार हो रहा है, जातियों पे महंगाई, भूखमरी, हर चीज से समाज के कई अलग अलग विभागों में है। अगर वो होने के बाद भी अगर एक पक्ष बार बार जीत रहा है, तो क्या लोगों की समस्या नहीं है? समस्या है। इसका मतलब जब पूरा देश कह रहा है कि मशीन से वोट नहीं होना चाहिए, बैलेट पेपर से होना, तो सरकार ने मानना चाहिए। भाई, तुम्हारे योजनाओं पे, तुम्हारे कार्यों पे, तुम्हारे सरकार की नीतियों पे तुमको जब विश्वास है कि हम जीत रहे हैं, तो फिर वोट मशीन से करा लो या बैलेट से, तुम जीतोगे। अगर तुम लगातार विरोध होने के बावजूद भी ये देखा जा रहा है कि बात नहीं मानी जा रही। विरोध हो रहा है, लेकिन पैमाना कम है। क्या हो रहा है, पैमाना बढ़ाएगा तब विरोध की भाषा सरकार समझ में आएंगी। कैसे है? दिल्ली में जो परिणाम आए हैं, आम आदमी पार्टी को जिस तरीके से हार का सामना करना पड़ा, वो सत्ता में वापसी नहीं कर पाई, तो वो इल्जाम लगा रही है कि जो है वो कांग्रेस वोट कटवा के तौर पर देखिए, कांग्रेस वोट कटवा पार्टी है, हम भी मानते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी भी आरएसएस की दूसरी पार्टी है। कोई आम आदमी पार्टी अपने आप को बाबा साहब के विचारों पे चलने वाली पार्टी नहीं है। अरविंद केजरीवाल एक आंदोलन से निकला, बताया किसके खिलाफ आंदोलन किया था उसने? वही आज चुनाव है, राजनीति में तुम हारे हो, तो तुम कांग्रेस को गठबंधन, तुम लोकसभा में तो तुम साथ में थे, तुम कांग्रेस और आम आदमी ने लड़ी साथ में, तो ये नहीं है, उनकी नीतियां फेलर थी। जनता हो सकता है वहां पे सही पार्टी चुनना था पब्लिक को, लेकिन पर्याय सही पार्टी ने नहीं दे पाई होंगी, इसलिए आज
गलत पार्टी, एक अब गलत जो पार्टी जाके दूसरी गलत पार्टी आई वहाँ, बस अच्छा कुछ नहीं हुआ वहाँ। अब जब कांग्रेस पर सवाल खड़ा हो रहा है कि वो बीजेपी की बी पार्टी है, बी टीम है, तो वो कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि हम कोई एनजीओ नहीं है, हम राजनीतिक पार्टी चला रहे हैं। लेकिन जब बहुजन लीडरशिप रखने वाली पार्टी आती है तो उनको बी टीम साबित करने की कोशिश कहना चाह रहा, यही कांग्रेस के लोग बोलते थे बीएसपी को बोलो या किसी पार्टी को कि भाई ये बी पार्टी है। आज दिल्ली में उनको बी पार्टी बोल रहे तो उनकी जान जल रही है। तो हम तो पहले से बोल रहे ना, हम तो कई सालों से बोल रहे कि कांग्रेस और बीजेपी में फर्क नहीं है, दोनों एक ही पार्टी है। दोनों एक में कुछ जिताने के लिए हर हर राज्य में अपने हिसाब से सेट करते हैं, इसलिए दोनों पार्टी देश के लिए घातक है। हमको बहुजन समाज के लोगों के लिए बहुजन ही महापुरुष जो है, बहुजन महापुरुषों के विचारों पर जो चलने वाली पार्टी है उसको चुनना पड़ेगा और उसी को आने वाले समय में देश में लाना पड़ेगा, ये समाज को समझना पड़ेगा। तो तमाम चीजें हमने समझी है कि किस तरीके से ईवीएम को हटाना और लोकतंत्र को बचाना अब ये देश की सबसे बड़ी मांग है और इसको लेकर पूरे देश के अंदर वातावरण भी निर्माण किया जा रहा है। इसके पहले भी भारत मुक्ति मोर्चा के तौर पर और वामन मेश्राम के जरिए इस आंदोलन को की शुरुआत की गई थी और फिर एक बार आने वाले जो 9 अप्रैल है, इस 9 अप्रैल पर जेल भरो आंदोलन होगा और आने वाले फिर 1 जुलाई को भारत बंद का भी ऐलान किया गया है। समय के मुताबिक ये आंदोलन कितना ज़्यादा कारगर साबित होता है, क्या कुछ होता है, ये तो समय ही बताएगा। और पूरी की पूरी जानकारी, तमाम बातचीत को लेकर आपकी राय प्रतिक्रिया लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल, मैं हूं पराग महेंद्र, गोंदिया, महाराष्ट्र।